नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी का मेगा कैबिनेट विस्तार, 43 मंत्रियों की शपथ, 36 नए चेहरे शामिल, इनमें 7 यूपी और 3 गुजरात के, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। 7 को मिल गया प्रमोशन, 12 का हुआ इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। उस मुहूर्त में जिसमें किए गए सभी काम सफल होते हैं। 34 मंत्रियों ने हिंदी और 9 ने अंग्रेजी में शपथ ली। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश और फिर 3 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है। दोस्तों अनुराग ठाकुर, जेके रेड्डी, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, आर.के. सिंह, प्रदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन मिला है। ये सभी 7 राज्य मंत्री थे। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं दोस्तों मोदी टीम में अब सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, कर्नाटक से शोभा कर्दनलाजे, गुजरात से दर्शना विक्रम जरदोश, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, उड़ीसा से प्रतिभा भौमिक, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार ने शपथ ली। कैबिनेट में पहले से ही 4 महिला मंत्री हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 11 महिलाएं मंत्री हो गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान से सायरा बानो ने कब्रिस्तान जाकर किया आखिरी सलाम। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुंबई पुलिस के जवानों ने फायर कर दिलीप कुमार को आखिरी सलामी दी। दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो ने भी कब्रिस्तान पहुंचकर उन्हें आखिरी सलाम किया। इस दौरान वे लगातार रोती रही। दोस्तों बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दिलीप कुमार का निधन हो गया था। वे 98 साल के थे। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। दोपहर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शाहरुख खान दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। दिलीप कुमार की तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं थी। उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और वह पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दिलीप कुमार जी सिनेमा लीजेंड के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए नुकसान है। प्रधानमंत्री ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से भी फोन पर बात करके शोक संवेदना व्यक्त की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिलीप कुमार ने 5 दशक के करियर में करीब 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्में कम हो लेकिन बेहतर हो। कई लोग बताते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल रहा था कि वे प्यासा और दीवार में काम नहीं कर पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है कोरोना का लैम्डा वेरिएंट, मलेशिया ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब लैम्डा वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए कहा कि यह डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 4 हफ्तों में 30 से अधिक देशों में लैम्डा वेरिएंट के मामलों का पता चला है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट किया कि लैम्डा स्ट्रेन पेरू में सबसे पहले पाया गया। यह दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई समाचार पोर्टल news.com.au की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिटेन में भी लैम्डा वेरिएंट का पता चला है। द स्टार ने बताया कि रिसर्चर इस बात को लेकर चिंतित है कि यह वेरिएंट डेल्टा की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। यूरो न्यूज ने पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताया कि पेरू में मई और जून के दौरान रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस के केस के कुल सैंपल्स में से 82% में लैम्डा पाया गया था और यह बेहद ही खतरनाक है। इसलिए भारत को भी इससे सचेत रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिलीप कुमार के निधन पर पाकिस्तान में भी दुख की लहर, प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जताया शोक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार की सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया था। वह 98 वर्ष के थे। ट्रेस डिगिंग के नाम से विख्यात दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान के लोग भी शोक में हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि दिलीप कुमार के निधन की खबर से दुखी हूं। मैं SKMTH प्रोजेक्ट के शुरू होने के दौरान फंड जुटाने के लिए उनकी ओर से दिए गए समय के लिए उनकी उदारता को नहीं भूल सकता। सिर्फ पहला 10% फंड जुटाने के लिए ही यह बहुत कठिन वक्त है, लेकिन लंदन और अमेरिका में उनकी मौजूदगी से बड़ी मात्रा में धन आया था। इमरान खान ने आगे कहा कि इन सब के इतर मेरी पीढ़ी के लिए दिलीप कुमार बेहद प्रतिभाशाली एक्टर थे। वहीं दोस्तों, उनकी मौत के बाद से दिलीप कुमार की पाकिस्तान में स्थित हवेली पर लगातार लोग उनकी हवेली को देखने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकारी दुकानों से अब नहीं ले सकेंगे राशन, जाने सरकार के नए प्रावधान। जी हां दोस्तों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, विभाग की तरफ से सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए मानक में बदलाव होने वाला है। इस संबंध में राज्यों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल भी हो चुका है। उम्मीद है कि इस माह में बदले हुए मानक लागू कर दिए जाएं, जिसके आधार पर भविष्य में पात्रता तय की जाएगी। वहीं दोस्तों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोर्ट में बंगाल का सियासी संग्राम। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहा उन्होंने न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ममता पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई को जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच से हटाने की मांग की थी। ममता ने जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंध का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस चंदा की एक फोटो सामने आई है जिसमें वे भाजपा नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनका इस केस से जुड़े होना ठीक नहीं है। जस्टिस चंदा ने इस मामले में 24 जून को फैसला रिजर्व रखा था। उन्होंने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ममता ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। हालांकि जस्टिस चंदा ने खुद ही इस केस से हटने का फैसला ले लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि इस केस में हितों का टकराव है। दिक्कतें पैदा करने वालों को विवाद जारी रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर केस के साथ अवांछित समस्या जारी रहती है तो यह न्याय के हितों के विपरीत है। दोस्तों, नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह चुनाव कहां से लड़ेगी। आखिरकार उनकी परंपरागत सीट भवानीपुर से जीते टीएमसी विधायक भुवन देव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया। यह तय है कि ममता यहीं से चुनाव लड़ेगी। बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से तृणमूल के सुब्रत चुनाव जीते थे। उनके इस्तीफे के बाद ममता ने यहां उपचुनाव लड़ा था और जीती थी। 2016 में भी वे इसी सीट से लड़ी और जीती थी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के चुनाव में वे शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई थी। यही केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है और इसी के अंतर्गत उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मूज की घर में घुसकर हत्या, अंतरिम प्रधानमंत्री ने की पुष्टि। जी हां दोस्तों, हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे के निजी आवास में लोगों की भीड़ ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रथम महिला मार्टिनी माइसे भी इस हमले में घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री जोसेफ ने इस घृणित, अमानवीय एवं संघ हरकत की निंदा करते हुए कहा कि हैती के नेशनल पुलिस और अन्य अधिकारियों ने कैरेबियाई देश में स्थित स्थिति पर नियंत्रण बनाया हुआ है। मंगलवार देर रात यह हत्या देश में गहराते राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता के संकट तथा गिरोह हिंसा बढ़ जाने के बीच हुई। इसके बाद से ही 1.1 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में मोइसे के शासन में निरंतर अस्थिरता एवं गुस्सा बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रशिया प्लेन क्रैश, रूस में 5 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर मिला विमान का मलबा, सभी 28 यात्रियों की मौत। जी हां दोस्तों, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचालका में मंगलवार को लापता हो गए एक विमान का हिस्सा उस हवाई अड्डे के रनवे से 5 किलोमीटर दूर ओखोत्स्क समुद्र तट पर मिला, जहां विमान को उतारना था। रूसी मीडिया की खबरों के अनुसार दुर्घटना में विमान में सवार 28 लोगों में से एक भी जीवित नहीं बचा।
दोस्तों कमचातकी से पलाना शहर के लिए 22 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों के साथ उड़ान भरने वाला एतोनोव AN-26 विमान उतरने से पहले रडार से गायब हो गया था। कमचातका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी को बताया कि विमान का मुख्य हिस्सा समुद्र तट के पास जमीन पर मिला, वहीं बाकी उसका टूटा फूटा हिस्सा तट के नजदीक समुद्र में मिला। विमान कमचालका एविएशन एंटरप्राइजेज कंपनी का था। रूसी समाचार एजेंसी ताश की खबर के अनुसार विमान 1982 से सेवा में था। कंपनी के निर्देशक एलेक्सी खाबारोव ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी को बताया कि उड़ान भरने से पहले विमान में तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी के हालात। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18,47,10,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 39,95,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,06,63,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,04,211 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,733 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में दिन दहाड़े लाखों की लूट, पूरे परिवार को टेप से बांधकर फरार हो गए बदमाश। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े हुई लाखों की डकैती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बिजली कर्मचारी बनकर घर में दाखिल हुए 4 बदमाशों को साफ देखा जा सकता है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है वे चाकू और पिस्टल बाहर निकाल लेते हैं और उसके दम पर परिवार के सदस्यों को मंदक बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बदमाश घर में मौजूद बुजुर्ग महिला, युवती, छोटी बच्ची और एक युवक के हाथ पैर को टेप से बांध देते हैं और फिर युवक से जल्दी लॉकर खोलने के लिए कहते हैं। घबराया हुआ युवक बिना कोई विरोध किए अलमारी में रखे लॉकर को कोड के जरिए खोल देता है। इसके बाद बदमाश उसमें रखे 8 लाख कैश और करीब 6 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जानकारी के अनुसार जिस फ्लैट में ये वारदात हुई वो बिल्डिंग के 4थे माले पर स्थित है और फ्लैट के मालिक प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं। वे उस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद थे। जब वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने परिवार को टेप से बंधा पाया। उन्होंने तुरंत सभी की टेप हटाई और पूरा मामला जानने के बाद पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि सीसीटीवी में सारी मामला रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी एमपी सौमित्र खान ने युवा मोर्चा अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न मिलने से थे नाराज। जी हां दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही सौमित्र खान ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। सौमित्र खान के इस्तीफे के पीछे का मूल कारण मंत्री पद न मिल पाना है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे तक दिल्ली से फोन आने की उम्मीद लगाकर बैठे थे सौमित्र खान और दिल्ली से फोन आते ही दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे सौमित्र खान। इसके अलावा उनको मुकुल रॉय के घर भी जाना था क्योंकि आज ही उनकी स्वर्गीय पत्नी का शव उनके घर लाया गया है। दोस्तों साथ ही बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कई बार शिव प्रकाश को भी सौमित्र खान ने फोन किया, लेकिन जब सौमित्र खान निश्चित हो गए कि अब दिल्ली से कोई फोन नहीं आएगा तभी उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष के पद से अब वह इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी फिर टूटी, सोना भी 8,500 रुपए हुआ सस्ता। जानिए क्या है आज के ताजा दाम। दोस्तों सोना एक बार फिर तेजी से मूड में है। जिन लोगों ने सोने में निचले लेवल पर खरीदारी की होगी उनके चेहरों पर मुस्कान लौट सकती है। सोना फिर से 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि चांदी में फिसलन दिख रही है। फिलहाल की बात की जाए तो दोस्तों फिलहाल सोना 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है,
जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 69,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूटान श्रीलंका की यात्रा को लेकर अमेरिका ने जारी की ट्रेवल एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भूटान में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए अपने नागरिकों को वहां नहीं जाने की सलाह दी है। इसके अलावा श्रीलंका जाने को लेकर भी अमेरिका ने अपने यहां लोगों से कहा है कि श्रीलंका यात्रा को लेकर दोबारा विचार करें। श्रीलंका को लेकर इस रुख की वजह आतंकवाद है, जिसकी वजह से अमेरिका ने लोगों से कहा है कि वह श्रीलंका जाने को लेकर फिर से विचार करें। हाल ही में जारी ट्रेवल एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के कारण भूटान की यात्रा न करें। इसमें मंत्रालय ने कहा कि रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने भूटान के लिए यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी नहीं किया है, जो इस बात का संकेत है कि देश में कोविड-19 के प्रकोप का स्तर क्या है यह पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर आपने FDA द्वारा अधिकृत किया टीके की पूरी खुराक ले ली है तो आपको कोविड-19 की चपेट में आने और गंभीर लक्षण विकसित होने का खतरा कम है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने से पहले कृपया CDC की टीका लगवा चुके लोगों और बिना टीका लगवाए यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए जो विशेष सलाह है उन्हें जरूर देख लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। अब दिल्ली कोलकाता में भी पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए के पार, साल भर में करीब 20 रुपए महंगा हो गया। जी हां दोस्तों, एक दिन के बाद फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई के महीने में यह चौथी बार है जब दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले जून में कीमतों में 16 बार इजाफा हुआ था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के रेट 111 रुपए को पार कर गए हैं, जबकि डीजल 102 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा भाव पर मिल रहा है। देश के 730 जिलों में से 332 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $75 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी रहने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, इसी साल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई, जबकि कटौती सिर्फ 4 बार हुई। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें अब तक 15% बढ़ी है। मार्च और अप्रैल में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे, उसी दौरान कीमतें थमी रही, बल्कि मार्च में 3 बार और अप्रैल में 1 बार कटौती भी हुई। पेट्रोल के दाम एक साल में 19.78 रुपए तक बढ़ चुके हैं। 5 जुलाई 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 100 रुपए को पार कर चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नया कुर्ता पजामा संभाल कर रखी है मोदी कैबिनेट में। सुशील मोदी को नहीं मिली जगह तो तेज प्रताप ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का बुधवार शाम को विस्तार और फेरबदल हुआ। 28 राज्य मंत्री और 15 कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 43 मिनिस्टर्स को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले संभावना जताई जा रही थी कि नए मंत्रिमंडल में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी जगह मिल सकती है। हालांकि कैबिनेट फेरबदल में उन्हें जगह नहीं मिली। इसको लेकर RJD नेता तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आपने जो कुर्ता पायजामा सिलवाया है उसे संभाल कर रखिए। तेजस्वी का शपथ ग्रहण होने वाला है, जिसमें उनके लिए एक कुर्सी रिजर्व रखी जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथकली कौन से राज्य का नृत्य है? अगर दोस्तों आप जानते हैं कि कथकली नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।